नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपक सिंह आपके सामने हाजिर हूँ एक सफलता और संघर्ष की कहानी को लेकर, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के चिन्मय, जो अपने सफलता और साथ ही साथ बहुत संघर्ष के जीवन को बयां करने के लिए जुड़ रहे हैं, जिसमें वो अपनी सफलता के साथ साथ परिश्रम और कठिन मेहनत, साथ ही साथ बहुत सारा संघर्ष, इन सब के बारे में भी वो बात करने वाले हैं, जिसके सामने कहीं सफलता भी फीकी ना पड़ जाए, क्योंकि इतनी मेहनत और इतनी संघर्ष आसान नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं सीधा चिन्मय के पास और उन्हीं के मुंह जुबानी सुनते हैं उनकी सफलता और संघर्ष और परिश्रम की कहानी। तो स्वागत करता हूं मैं चिन्मय आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत ही खुश फील कर रहा हूँ, बहुत टेंशन फ्री हूँ और एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है कि 6-8 महीने जो मेहनत की उसका चीज हो गया, तो एकदम टेंशन फ्री और सबसे ज़्यादा की सेटिस्फैक्शन है, बहुत ज़्यादा। ये एक जरूरी बात है कि सेटिस्फैक्शन लगे, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है और इन 6 महीनों में क्या दिन और क्या रात आप सारी चीजें भूल गए होंगे, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले चिन्मय आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। अच्छा, मेरा पूरा नाम चिन्मय गिरीश सोमणी। मैं रहने के लिए मुंबई का ही हूँ और मेरा बीएससी मुंबई का है और उसके बाद मैं एमएससी के लिए कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़, उनका जो पीजी सेंटर कारवार में है, वहाँ पे था। और मेरा जो एमएससी का जो सब्जेक्ट था वो है मरीन बायोलॉजी। तो वो मरीन बायोलॉजी मैंने एमएससी किया 2020 में, हुआ मेरा कंप्लीट। अक्टूबर में एग्जाम हुई थी, कोविड की वजह से डिले होके। तो उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने ZSI ज्वाइन किया। 1 साल का प्रोजेक्ट था गुजरात में, तो वो 1 साल का प्रोजेक्ट किया, लेकिन 1 साल के बाद प्रोजेक्ट छोड़ दिया और फिर यहाँ आके पुणे के सेंटर में आके CSIR JRF के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेकिन फिर अगर आपकी ये जर्नी देखें तो 2020 में एमएससी हुआ और जैसा आपने कहा कि मरीन बायोलॉजी, तो मुझे तो अपने एमएससी के दौरान ऐसा समझ में भी नहीं आता था कि मरीन बायोलॉजी जैसा कोई एमएससी होता भी होगा। इसमें किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? मतलब उसमें हमें जैसे यहाँ पे CSIR में 12 यूनिट्स थे, वैसे ही एमएससी मरीन बायोलॉजी में भी हम लोग को पूरी बायोलॉजी, लेकिन समुद्र में जो चलता है, मतलब राइट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरिया है मरीन वाटर में, उनसे लेके इनवर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स, उनकी फिजियोलॉजी, फिर मरीन मैमल्स, फिर उनकी जो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होती है फिशरीज को लेके, उस सब की बायोटेक्नोलॉजी, वो सब पढ़ते हैं, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, वो सब पढ़ते हैं। लेकिन वो सारे मराइन से रिलेटेड? हाँ जी जी बिल्कुल, सब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मरीन साइंसेस, फ्रॉम द मरीन एनवायरनमेंट। ओके, ठीक है। तो अगर आप CSIR के सिलेबस को देख रहे होंगे, और सिलेबस मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मरीन बायोलॉजी एकदम से अलग लग रहा है मुझे, तो CSIR में आने का कैसे सोचा? और आपने ये भी बोला कि आप जॉब भी कर रहे थे। जी हाँ। तो सबसे पहली बात कि एक तो जॉब करते हुए छोड़ना, और उसके बाद इतने डिफरेंट सिलेबस को ज्वाइन करना, और उसके बाद फिर उसमें कंसिस्टेंसी रखना, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसे किया? एक्चुअली एमएससी के दौरान ही हमारे प्रोफेसर मतलब मुझे बताया करते थे कि आप एमएससी के बाद CSIR फिर कोई भी JRF के लिए ट्राई करो, अगर रिसर्च में जाना है, PhD के लिए जाना है। लेकिन तब ऑनेस्टली बताओ तो मैंने उतना सीरियसली लिया नहीं उस बात को। ओके। तो उसके बाद फिर ZSI में मैंने एक साल का प्रोजेक्ट ज्वाइन किया। ZSI मतलब? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हमारा जो ऑफिस था हेडक्वार्टर कोलकाता में, हमारा रीजनल ऑफिस चेन्नई का था, लेकिन पोस्टिंग गुजरात में थी। ओके, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर रहे थे? हमारा कोरल ट्रांसलोकेशन का एक प्रोजेक्ट था गुजरात में, जो वाडीनार कोस्टल एरिया है, कोस्टल टाउन है, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज है, तो उनको नई पाइपलाइन डालनी थी। तो उसके पहले वो पूरा मरीन नेशनल पार्क है, तो ऐसे ही आप जाके कोई भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी नहीं कर सकते, बिकॉज वो पूरा ग्रीन एरिया है, इसलिए। तो फिर जॉब क्यों छोड़ दिया? मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे मैंने एक बार मतलब ज्वाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली एमएससी के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उन्होंने लिया। लेकिन मैं जब वहाँ गया और मैंने देखा तो वहाँ पे मेरे जो सीनियर सर थे, जो कि जिनकी PhD चालू थी, तो ऑलमोस्ट मतलब उनका जब उन्होंने CSIR दिया था तो उनका LS हो पाया था, JRF नहीं हो पाया। ओके। तो उनको वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि उनको फंडिंग नहीं मिल पा रहा था, फेलोशिप नहीं मिल पा रही थी, तो मतलब केमिकल्स बाय करना, बुक्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स बाय करना, तो बहुत दिक्कत हुई और उनको ऑलमोस्ट 6-7 साल लग गए PhD करते करते। तो उन्होंने मुझे हमारे जॉब के 6-7 महीने होने के बाद बोला कि यार तुम जॉब तो करो ठीक है, लेकिन जॉब से एज सच तुम्हारी कुछ मतलब रिसर्च में जाना है, इतना इंटरेस्ट है, PhD करना है, फ्यूचर में भी रिसर्च ही कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए जॉब इतना तुम्हें ये नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा, मतलब तुम्हारी तरक्की नहीं होगी।
फॉर द रिसर्च। तो इसलिए उन्होंने मुझे बहुत समझाया, कन्विंस किया कि जॉब वॉब ठीक है, लेकिन 1 साल होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद छोड़ो जॉब एंड यू सिंसियरली गो फॉर CSIR नेट JRF। ठीक है। उसकी एक बार फेलोशिप मिल जाए तो फिर बहुत मतलब रास्ता क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों एक मध्यम वर्गीय परिवार में ये पैसे की कीमत तो सबको पता होती है, और अगर पैसा ना हो तो आगे मतलब दिमाग काम भी करना कई बार बंद कर देता है। तो चिन्मय से मैं यही पूछना चाह रहा था कि जॉब में पैसे तो मिल ही रहे होंगे, लेकिन उस जॉब को छोड़कर आना और उसके बाद इतना मेहनत करना, और उसमें भी क्या पता कि इतना डिफरेंट सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, फिर भी इन्होंने अपना जॉब छोड़ा और एक अच्छे फ्यूचर के लिए 6 से 7 महीने बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की, और इन्होंने फिर अपनी रैंक हासिल की है, एक अच्छी खासी, वो भी टॉप रैंक आ रही है। तो चिन्मय आप ही बताइए कौन सा रैंक हासिल किया आपने? सर मेरा CSIR नेट JRF में AIR 53 आया है। ओके, AIR 53। तो चलिए अगर परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल में बातें होती हैं, तो कितने परसेंटाइल? परसेंटाइल मेरे आए थे 99.8868। ओके, 99.8868। 8868। ठीक है। चलिए अगर कई लोगों को परसेंटाइल में भी कंफ्यूजन है तो क्या अपना आप स्कोर बता सकते हैं कि 200 में कितना हाँ, स्कोर मेरे था? 200 में से 128 आए हैं। ओके, 64%। ठीक है, क्या बात है दोस्तों। हम देख सकते हैं कि 200 मार्क्स में से 128 आए हैं और इनकी रैंक भी बहुत अच्छी आ रही है। और अगर ये इतने डिफरेंट स्ट्रीम से आकर और CSIR लाइफ साइंस में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आप क्यों पीछे रहते हैं? आप जब खुद ही लाइफ साइंस से जुड़ रखे हैं और आपने MSc भी लाइफ साइंस से की है, BSc भी लाइफ साइंस में जुड़े ही हैं, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, बायोटेक हो, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस बात को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए। तो चिन्मय, लेकिन जॉब छोड़ते समय एक हिम्मत आनी चाहिए ना अंदर से कि हाँ मेरे को पैसे मिल रहे हैं। कितने पैसे मिलते थे आपको? वैसे तो वहाँ पे 20 का बेसिक सैलरी था, उसके ऊपर 18% HR, तो सब मिला के 23,600 आता था मुझे। तो आपने इतने पैसे फिर जो भी आपके MSc के दौरान आपने काम किया और MSc के बाद जो भी काम किया उसमें ये पैसे आपने छोड़े, राइट? हाँ। क्योंकि आपको एक फ्यूचर दिख रहा था जहां वहां आपको जाना था, मतलब अपने सक्सेस को पाने के लिए आपने सेक्रीफाइस किया। लेकिन ठीक है, चलिए, इस दौरान आपने जो भी काम किया तो वो पैसे तो आप खुद ही रखते थे या घर भी भेजते थे? नहीं, ऑब्वियसली घर तो बेचता था, ऑब्वियसली, मतलब क्योंकि मुझे जितने सस्टेन होने के लिए चाहिए थे वो मैं रखता था, बाकी तो मैं आधे से ज्यादा घर पे भेज देता था, लेकिन उतने में मेरा चल रहा था। लेकिन अब जब आप पुणे आए, ऑफलाइन आए, तो फिर तो आपको पैसे की जरूरत होती होगी। तो एक बार MSc के बाद फिर आपको क्या लगा कि शुरुआत में जब आप पैसे कमा रहे थे और साथ ही साथ आपको एक अर्निंग हो रही थी, लेकिन फिर अचानक से जॉब स्विच करना या फिर जॉब छोड़ना और उसके बाद फिर यहाँ आना, और उस दौरान फिर कई बार ऐसा होता है ना कि MSc होने के बाद घर वालों से पैसे लेने में थोड़ी शर्म आती है, लेकिन घर वालों को पता होता है कि हमारा है ये बेटा या फिर बेटी, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, तो वो सोचते नहीं है, वो जरूर हेल्प करते हैं। लेकिन अपने में तो एक शर्म आती है। क्या आपको भी ऐसे लग रहा था कभी कि हाँ घर वालों से पैसा लेना सही नहीं है? नहीं, घर वाले तो बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे कर्नाटक जाने से, मतलब MSc के लिए, तभी रोका नहीं। फिर MSc के बाद जॉब छोड़ा, यहाँ आया, उसके लिए भी कभी रोका नहीं। और शर्म उतनी नहीं आती थी क्योंकि 1 साल काम भी किया था, थोड़े बहुत मतलब पैसे इकट्ठा भी हो गए थे। थोड़े से, मैं कहूँगा थोड़े से इंडिपेंडेंट भी हो गया था, थोड़ा सा। लेकिन फिर भी अगर JRF परस्यू करना है तो जॉब तो छोड़ना ही पड़ा, तो वो डिसीजन मैंने ले लिया कि छोड़ना पड़ेगा। तो आपने सुना दोस्तों, इन्होंने मतलब है बात, क्योंकि कई बार मैंने स्टूडेंट से सुना है कि MSc के बाद परेशानी होती है, क्योंकि एक अपना लगता है कि काश हम अपना ही पैरों पर खड़े हो पाते और कुछ कर पाते, ताकि घर वालों के ऊपर हम इतना डिपेंडेंट ना होकर हम घर वालों की मदद कर पाते। तो चिन्मय ने भी शुरू में ऐसा ही किया, लेकिन फिर इन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और फ्यूचर तक पहुंचने के लिए, जहां पास इनको अच्छी फ्यूचर दिखाई दे रही थी, उसको पाने के लिए इन्होंने अपना जॉब स्विच किया। ये पुणे आए और पुणे आने के बाद इन्होंने संघर्ष भरा जीवन जिया, जिसमें बहुत सारे संघर्ष अभी हम जानते हैं। चलिए, तो थोड़ा चिन्मय अब हम वापस से आते हैं, क्योंकि अब आपको जैसे CSIR करना ही था, तो कैसे सोचा कि CSIR की तरफ आना? वो आपने बताया कि आप जहाँ काम कर रहे थे वहाँ कोई प्रोफेसर थे या कोई साइंटिस्ट थे, वो काम कर रहे थे, तो उनको देख के लगा आपको ऐसा कुछ? जी हाँ, वो
मतलब है वो मद्रास यूनिवर्सिटी में पीएचडी करे, लेकिन उनको फेलोशिप का बहुत प्रॉब्लम आया। ओके। तो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस मुझे बताया कि फेलोशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर पीएचडी करनी है सिंसियरली और रिसर्च में ही जाना है, कि फंड नहीं है तो रिसर्च भी नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से वो मैं समझ गया। तो फिर जॉब मैंने जो खुद स्वयं की इच्छा से जॉब ज्वाइन की थी वो छोड़ भी दी मैंने फिर बाद में, सिर्फ फेलोशिप के लिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ बड़ा पाना है तो सैक्रिफाइस बाद में मतलब छोटी छोटी माइनर चीजों को डिलीट करना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है और सुन के भी खुशी हो रही है कि कोई अपने गोल को पाने के लिए इतना सैक्रिफाइस कर सकता है, वरना कई लोगों में हिम्मत नहीं होती ऐसा। चलिए ठीक है, हम थोड़ा ऑफलाइन क्लास की तरफ आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन भी तो कर सकते थे जॉब कंटिन्यू रखते हुए, क्योंकि कई लोगों का यही सवाल होता है कि नहीं हमें जॉब नहीं छोड़ना है, हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे ना, हम साथ जॉब के साथ साथ पढ़ेंगे, ऐसा क्यों नहीं सोचा? नहीं, एक तो जब कोविड का लॉकडाउन लगा 2020 में, तो हमारा पोर्शन तो ऑलमोस्ट हो गया था सब, बस प्रैक्टिकल फाइनल प्रैक्टिकल बाकी थे। तो तब मुझे पता चल गया कि अगर ऑनलाइन में मोबाइल लगा के या फिर लैपटॉप लगा के बैठूं, कोचिंग ले लूं ऑनलाइन मोड पे, तो मुझे मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझसे ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अगर ऑनलाइन सामने लेक्चर चल भी रहा है, कितना भी इंटरेस्टिंग लेक्चर क्यों ना हो, मुझे खुद का वो एक वीक पॉइंट पता था कि मैं डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाऊंगा, इधर उधर पानी पीने जाओ, कुछ खाने जाओ, ये करो वो करो। तो इसलिए ऑनलाइन का वो मुझे पता था। और मैं अभी ओल्ड स्कूल कहे क्या कहे पता नहीं, लेकिन ऐसा है ना कि क्लासरूम में सामने टीचर खड़ा रह के फिजिकली पढ़ा रहा है, मैं फिजिकली सुन रहा हूँ कान दे के, तो वो मुझे मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। तो इसलिए मैंने तभी डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ऑफलाइन ही जाना, अगर करना है तो ऑफलाइन ही करना है, चाहे जोधपुर चाहे पुणे, और पुणे पास में भी था इसलिए पुणे का ऑफलाइन ही मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं भी ये समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर सामने मोबाइल या लैपटॉप हो तो कब हम लेक्चर देखते देखते या तो हम वेब सीरीज पे पहुंच जाएं या तो हम रील पे पहुंच जाएं, हमें नहीं पता चलता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये परेशानी होती है, तो शायद चिन्मय ने ऑफलाइन इस वजह से चुना है, वो जैसा इन्होंने बताया। तो कैसे पता चला ऑफलाइन के बारे में या आईएफएस के बारे में कैसे पता चला कि हाँ प्रिपरेशन होती है? वही जो मैंने सर जिनका मेंशन किया, जो मद्रास यूनिवर्सिटी में परस्यू कर रहे पीएचडी, ओके, लक्षद्वीप से है वो ओरिजिनली। तो उन्होंने जब उनकी तैयारी की थी उनके एग्जाम के लिए, तो उन्होंने आपके लेक्चर यूट्यूब पे देखे थे, यूट्यूब के चैनल पे। केसी सर के बायोकेमिस्ट्री मतलब अमीनो एसिड देखा था, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स के लेक्चर्स कुछ देखे थे यूट्यूब पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनको तो यहाँ मतलब महाराष्ट्र की इतनी जानकारी है नहीं, उन्होंने कहा कि आपके महाराष्ट्र में कोई तो एक सर है जो उनका यूट्यूब पे चलता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा वो सर्च करो गूगल पे, कौन यूट्यूब पे लेक्चर लेता है, बहुत अच्छा पढ़ाते, कोई तो बायोकेमिस्ट्री के सर है वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, ब्राउज किया, तो फिर मुझे पुणे का ही एड्रेस मिला पहले, क्योंकि नियरेस्ट लोकेशन डाले तो मुंबई से पुणे इज नियरेस्ट। ओके, तो इसलिए पुणे आईएफएस के बारे में वैसे पता चला, इस तरीके से पता चला। फिर चलिए ऑफलाइन आप आ गए और आपने डिसाइड किया कि ऑनलाइन नहीं करना है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, इस वजह से आपने यही प्रेफर किया कि आपको ऑनलाइन ना करते हुए ऑफलाइन ज्वाइन करना, जहां आपको एक फिजिकल प्रेजेंस चाहिए था और एक बात बोली जाए तो एक अच्छा इन्वायरमेंट या माहौल भी चाहिए था, जो शायद आप मेंटेन नहीं कर पाते घर में बैठ के या फिर जॉब करते। वही सबसे बड़ा फैक्टर था कि एक पीयर प्रेशर होता है आसपास, मतलब हम जैसे ही हमारे जैसे अलग अलग फील्ड से 100-150 बच्चे रहेंगे, सामने टीचर खड़ा होगा, एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर बन जाता है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा आप ऑफलाइन क्लास के बारे में बताइए कि पर डे कितने क्लास होते थे, कितने घंटे क्लास होती थी, एक दिन में कितने मतलब यूनिट होते थे, ऐसा कुछ? एक दिन में हमारे 2 लेक्चर्स चलते थे, सुबह 8 से लेकर 10 साढ़े 10 बजे, फिर बीच में एक ब्रेक होता था छोटा सा ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद वापस एक 2-2.5 घंटे का दूसरा लेक्चर, मतलब 2 यूनिट्स और 2 लेक्चर्स पर डे, ऐसे 2 टीचर्स आके 2-2 यूनिट साइमल्टेनियसली हमारे चल रहे थे। हफ्ते में 6 दिन और संडे को टेस्ट, मतलब कि सोमवार से शनिवार, मतलब सुबह 8 से लेकर अगर हम ऑन एन एवरेज बोले तो 1 से 1:30 बजे तक 2 क्लासेस होती थी। एक क्लासेस ज़्यादा से 2 से 2.5 घंटे होते थे और उसके बाद बीच में गैप दिया जाता था नाश्ते के लिए या फिर आप जो कुछ भी फ्रेशअप होना है वो वही है, फिर से दूसरा लेक्चर स्टार्ट होता था। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं होता होगा चिन्मय की सारी क्लास में ही चीज़ें या जो भी डाउट होता है या जो भी क्लियरेंस होता है सब चीज़ें पूरा क्लियर हो जाता था? नहीं होता था। तो फिर कैसे इसके लिए, जैसे डाउट आता था तो फिर कैसे करते थे डाउट के लिए आप? पहले मुझे आदत थी कि सामने टीचर पढ़ा भी रहा है सर या फिर मैम, और नोट्स भी बनाने, तो शुरुआत के पहले महीने में मुझे बहुत डिफिकल्ट था एडजस्ट होने में। ओके, तो और एक रीजन है, तो मैं क्या करता था फिर बाद में मैंने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, मतलब टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं साइमल्टेनियस नोट्स भी बना रहा हूँ और साइड में मोबाइल पे रिकॉर्डिंग भी चालू है। तो लेक्चर होने के बाद तुरंत मतलब लंच वंच करके रूम पे जाता था मैं और हेडफोन लगा के लेक्चर वापस सुनता था मोबाइल पे रिकॉर्डिंग, और मतलब सुनते सुनते ही मैं वापस और कुछ अगर पॉइंट्स मिस हो जाए तो वो
मेरी तरह से जो लैंग्वेज, जो साइन, सिंबल, शॉर्ट पॉइंट्स के फॉर्म में वापस ऐड कर देता था। मतलब आप 1 से 1:30 बजे क्लास से छूटते थे, खाना खाते थे, फिर तुरंत बैठ जाते थे? थोड़ा सा रेस्ट लेके ओके, क्लास ऐसा। लेके, हाँ, एक 1-1.5 घंटा थोड़ा रेस्ट, थोड़ा टाइम पास इधर उधर, ठीक है। थोड़ा लेट लिया, बाद में 3-4 बजे वापस बैठ जाता था तो दोपहर उस में। टाइम पास में क्या होता था? कुछ खास एक आध पॉइंट अगर आप बताना चाहें तो, जैसे कि कुछ भी। मोस्टली लंच हुआ तो मेरे ज्यादा कुछ दोस्त थे नहीं, बनाए भी नहीं थे ज्यादा, तो अकेले कैंटीन जाओ, आओ, खाना खाओ, और उसके बाद रूम पे जाने के बाद थोड़ा सा लेट जाता था मैं। ओके। थोड़ा सा सो जाता था कि मुझे रात में 1-2 बजे तक जगने की आदत थी। ओके, तो ओके। सुबह जल्दी भी उठना है, तो फिर वो थोड़ा सा फ्रेश अप होने के लिए सो जाता था 1-1.5 घंटे, बाद में 3-4 बजे वापस बैठता था। तो बस उतना ही रेस्ट ही करता था मैं, बाकी ऐसे कुछ नहीं। ठीक है। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने बोला कि वो रिकॉर्डिंग करते थे, वापस से सुनते थे, लेकिन चलिए मान लिया कि रिकॉर्डिंग में फिर से समझ नहीं आया, तो क्या आप टीचर के पास फिर से जा सकते थे? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत परेशान किया टीचर को। ओके, नहीं, ये जरूरी है कि कई बार हम शर्म की वजह से या डर की वजह से हम सवाल नहीं पूछते कि अगला क्या सोचेगा, इसे इतना भी नहीं आता, तो शायद चिन्मय ने ऐसा सोचा नहीं, उन्होंने सीधा सीधा अपना डाउट टीचर से पूछ लिया। जो मैंने कहा कि मेरे लिए एक रीजन था कि पहले 1 महीने में एडजस्ट होना। ओके। सब्जेक्ट बहुत अलग था यहाँ हाँ, पे। अगर हम लोग that's सेल right. बायोलॉजी, मॉल बायो, इम्यूनिटी, सिग्नलिंग, डीबी, एप्लाइड बायो और मेथड्स इन बायोलॉजी, तो ये सारे यूनिट्स मेरे लिए बहुत अलग थे। फिजियोलॉजी भी, एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेरा एमएससी का जो सिलेबस वो बहुत अलग था। मैं शुरुआत के 1 महीने में यहाँ पे आया तो देखा तो यार यहाँ पे सारे बच्चों को सब कुछ पता है, मतलब सर कुछ सिखा रहे, पढ़ा रहे, और कुछ अगर सवाल पूछे तो ये लड़के लड़के से हाथ ऊपर कर देते। सभी को मतलब क्वेश्चन पूछने ही आंसर उनके तैयार थे। ओके। तो मुझे एक ऐसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा कि यार कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि कैसे अपना कैसे हो पाएगा, 150 बच्चे इतने हैं, पूरे देश भर में बच्चे पढ़ रहे, मेरा जेआरएफ हो पाएगा कि नहीं। लेकिन बाद में मतलब टीचर लोगों ने वही बताया कि आप यहाँ पे आए ही इसलिए है कि आप नहीं जानते, आपको पता नहीं है पढ़ने के लिए। ऐसे मान लो आप 0 हो, तो 0 से आपको ऊपर उठना है, तो इसलिए आप यहाँ पे आए ना। तो उसमें शर्माने की क्या बात है कि नहीं आता। नोट डाउन करने वाली बात है दोस्तों कि आपको पूछने और सीखने में कहीं शर्म नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने डाउट को क्लियर कर लेना चाहिए ताकि वो बाद में कहीं पछतावा ना हो। चलिए ठीक है, तो टीचर्स कब से कब तक अवेलेबल होते थे आपके डाउट के लिए? क्योंकि 8 से 1 तो चलो क्लास ही होती थी, उसके बाद फिर टीचर्स भी खाना वाना खाते ही होंगे। तो फिर आप अपने डाउट टीचर से कब पूछ सकते थे? मैं जनरली 4-5 बजे अगर डाउट है मुझे, तो 4-5 बजे शाम को आता था। ओके। यहाँ पे तो दादा सर मिलते थे, लालजी सर, प्रतीक्षा मैडम, ममता मैडम। ठीक है, चलिए। 4-5 बजे से लेके शाम के 8-9-10 बजे तक कभी भी मतलब आके डाउट, सर तो टीचर्स तो यही पे है। ओके, मतलब कि टीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो मैं ऐसा बोलूं कि सुबह 8 से लेकर रात के 8 तक अवेलेबल हो हाँ, जाते रात के हैं। 10 बजे तक। 10 बजे भी? ओके। लिटरली आप सुन सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप भी इसके लिए बिल्कुल हेजिटेट मत करिए, आप सीधा सीधा हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और मैंने ऐसा भी सुना कि लाइब्रेरी भी है अवेलेबल, आप यहाँ पढ़ सकते हो अगर आपको रूम में सही नहीं लग रहा है, एक आपको पढ़ना ही लाइब्रेरी में बैठ के आफ्टर क्लास, तो ऐसा है? हाँ, लाइब्रेरी तो तुरंत मतलब 1:30 बजे सपोज लेक्चर खत्म हो जाए तो लंच वगैरह करके सब स्टूडेंट लोग वापस लाइब्रेरी में आते थे, तो फिर वो लाइब्रेरी रात के 10, 11, 11:30, पौने 12 तक चालू ही होती थी। ठीक है, चलिए वापस से आप थोड़ा CSIR एग्जाम की तरफ हम आ जाते हैं। तो आपने कितने बार CSIR एग्जाम दिया है? नहीं, ये तो मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, मतलब इसके पहले मैंने कभी दिया नहीं था। तो सबसे पहले दोस्तों आप नोट डाउन करिए कि ये मरीन बायोलॉजी एग्ज़ाम दिया MSc का 2020 में, फिर जॉब छोड़ा, जॉब छोड़ने के बाद फिर इन्होंने आए, इनको बीच में कॉम्प्लेक्स लगा या फिर इन्फीरियर लगने लग गया कि क्या मैं कर पाऊंगा, और पहले अटैम्प्ट में इन्होंने 53 AIR 128 नंबर के साथ अपना JRF पा लिया। तो आपको नहीं लगता है क्या कि आप भी पा सकते हैं? जब ये इतने डिफरेंट स्ट्रीम से आकर कर सकते हैं, बस इन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है, अपना संघर्ष किया है और जो भी चीज़ें हैं उसे मेंटेन करके रखा है, क्योंकि इनको पता था कि मुझे किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। तो इन्होंने प्रायोरिटी सेट किया था अपने JRF को, ताकि ये रिसर्च फील्ड में जा सकें। चलिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर कभी ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ आ रहे थे तो फिर खाना इतना मतलब अलग ही रहेगा, या फिर दोस्तों के साथ रूम शेयर करना होगा, ये सारी चीज़ें भी तो होती होंगी? वो होती थी, लेकिन खाने के मामले में और दोस्तों के या फिर अननोन लड़कों के साथ रूम शेयर करने में वो तो मुझे आदत हो गई थी। ओके। क्योंकि BSc के दौरान 2 साल मैं घर से बाहर रहा था, मुंबई सिटी में रहा था, फिर MSc के दौरान 2.5 साल भी कर्नाटक में। तो खाने मतलब बहुत डिफरेंट खाना हो तो आई वॉज यूज्ड टू इट। ओके। अलग अलग तरह का खाना खाने में मुझे एकदम आदत हो गई थी, रूम शेयर करने की आदत हो गई थी।
और यहाँ पे तो मैं मुंबई से, ये तो पुणे महाराष्ट्र का सिटी है, तो उतना मुझे डिफरेंस फील नहीं हुआ, या फिर वो मुझे आदत लग गई थी। अच्छा, आपको मतलब समझ में ही नहीं आया कि क्या, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि फोकस है, सोचना ही नहीं है उधर, अपने आप को 6 से 7 महीने ही तो करने हैं, बस कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करनी है, जैसा खाना है वो खा लो, कोई बहाने मत बनाओ। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कई लोगों को मैंने सुना खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, मन नहीं लग रहा है, रूममेट से लड़ाई हो जा रही है, तो वो सब है। और चिन्मय भी कोई एक अलग नहीं है, ये भी होमो सैपियंस सैपियंस ही हैं, तो ये कोई अलग थोड़ी है। तो जब इन्होंने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप ये सारी बातें नोट डाउन करिएगा कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर हो भी सकता है अगर आप आ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए वापस से क्लास की तरफ हम आ जाते हैं। तो क्लास जब होता है, जैसा आपने बोला कि सुबह 8 से होता है और 1 बजे तक होता है, बीच में ब्रेकफास्ट के लिए मिलता है, तो क्या आप सुबह कुछ खा के आते थे? हाँ, मैं चाय या फिर कुछ चिक्की, थोड़ा छोटा सा एकदम हल्का फुल्का सा स्नैक्स खा के आता था। मतलब आप भूखे नहीं आते थे? नहीं, ठीक नहीं, तो फिर ऐसे मैं भूखे पेट लेक्चर नहीं अटेंड कर सकता। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि दिमाग को अगर एनर्जी नहीं मिले तो वो सारी चीजें आप कैप्चर नहीं कर पाओगे क्लास में। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप क्लास करने जा रहे हैं मॉर्निंग वाली, अगर आप ऑफलाइन में हैं तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेके ही आना है टूल्स की, जिससे आपको एनर्जी मिलते रहे। चलिए ठीक है, लेकिन वो बात होता है ना कभी कभी कि नहीं आज टीचर ने बोल दिया कि हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, आज गैप नहीं मिलेगा, ऐसा हुआ? हाँ, हुआ ना। तो उस दौरान फिर आपने सुबह ही कुछ बहुत खा लिया, उसके बाद फिर लगातार 1 बजे तक आप बैठ जाते थे? हाँ, आई मीन एक दो कुछ बार ऐसे हुआ था कि लगातार 8 बजे से लेके 1 बजे तक बैठे, 4-5 घंटे लगातार। बट अभी क्या ही कर सकते, क्योंकि करना तो है अटेंड, लेक्चर तो मिस नहीं कर सकती। भाई भूख लगा है, चलो जाओ। वो तो ये बात भी नोट डाउन करने वाली है दोस्तों, क्योंकि आप अपने प्रायोरिटी अगर फोकस कर चुके हैं तो कभी कभी ये चलता है कि आप कुछ चीजें सेक्रीफाइस कर लें, जैसे कि कभी खाना छूट ही जा रहा है, क्योंकि लेक्चर छूट जाए तो 2 से 2.5 घंटे की लेक्चर बहुत पढ़ाई हो जाती है और वो फिर पॉप अप करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कभी इन जितने महीने आप यहाँ पास प्रिपरेशन किए और प्रिपरेशन के दौरान आप जैसे घर या फेस्टिवल छोड़ दिया था पूरा? हाँ, गणपति में तो घर नहीं, यहीं पे था मैं। फिर दिवाली में भी यहाँ, मतलब घर नहीं गया मैं। बाकी फेस्टिवल्स तो मोस्टली इधर ही था, बहुत कम बार, मतलब हालांकि मुंबई तो 3 घंटे का रास्ता है ट्रेन से, बहुत ही पास में, आसानी से जा सकते, बट नहीं गया ज्यादा। कुछ बीच बीच में कभी तो गया, बट घर पे बोल दिया था कि ज्यादा मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है कि वही टाइम है, आपको टाइम को बहुत फॉलो करना है, कि एक बार टाइम गया तो फिर उस टाइम में आप जो प्लान करते हो कि मुझे ये पढ़ना है, इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो एक बार गया तो गया, क्योंकि अगले दिन वापस नया आप कुछ पढ़ोगे, नया समझोगे, वो सॉल्व करोगे, तो ये फिर पीछे छूट जाता है। ओके, तो इसलिए टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम गया तो फिर गया, उस दिन वो दिन तो वेस्ट है, फिर ऐसे मैं मानता था। चलिए, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना है कि क्या ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जो टीचर्स नोट्स देते हैं, क्या वो नोट्स ही सफिशिएंट है CHR नेट JRF को क्लियर करने के लिए, या फिर आपको ऐसा लगा कि बाहर से और करना चाहिए या बहुत सारा और कहीं से पढ़ लूं, किताब पढ़ लूं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मतलब मेरे नोट्स 12 यूनिट्स के 12 नोटबुक्स, वो छोड़ के मैंने और कुछ खोला भी नहीं, कोई और किताब ओपन भी करके नहीं देखी मैंने। यही इतना पूरा होलिस्टिक था, सारे नोट्स, मतलब पार्ट बी के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पार्ट सी के हो जाएंगे, तो मुझे पूरा एक मतलब फुल एक मटेरियल मेरे पास तैयार था नोट्स में। और वो नोट्स भी मैं मेरे हिसाब से बनाता था, डायग्राम ज्यादा, पॉइंट वाइज नोट्स, कलर पेन यूज करके। तो नोट्स इतना कंप्लीट है कि और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो नोट डाउन करिए दोस्तों कि आपको लग सकता है कि क्या इतनी पढ़ाई या इतने नोट्स सफिशिएंट है, तो जैसा इन्होंने भी बताया कि आपको केवल टीचर्स के नोट्स ही पढ़ने हैं इस दौरान, जब आप 6 से 8 महीने में प्रिपरेशन कर रहे हैं तब के लिए। ठीक है, चलिए नोट्स तो पढ़ लिया, फिर रिवीजन करना, PYQ करना या प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, इसको कैसे कैसे समय में बांटा, ये बताइए जरा। अभी सपोज आज के दिन कोई सुबह लेक्चर हुआ मॉल बायो और सेल सिग्नलिंग का, मतलब एक फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर, दोपहर में जाओ, रिवीजन करो, रिकॉर्डिंग सुनो, और शाम के बाद फिर मैं PYQ का बुक निकालता था। और उसी दिन मतलब रात को सोने के पहले 12 बजे से पहले मैं आई ट्राइड टू कंप्लीट ऑल द PYQs ऑफ दोस 2 लेक्चर्स। वो जितना पोर्शन कवर हुआ है उस दिन में, मेरी कोशिश यही थी कि कोई कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है, उसी दिन उसी रात के पहले सारे PYQ कर देने। तो मेरा वो सब मतलब लेक्चर, रिवीजन, रिकॉर्डिंग सुना और PYQ सॉल्व करना, उसी दिन में कंप्लीट करता था। ये बात तो चलिए ठीक है कि जिस दिन का उसी दिन आपने कर लिया, लेकिन मान के चलिए कि आज आप मान के चलिए फर्स्ट महीने में आपके 2 यूनिट हो गए, लेकिन आप पहुंच चुके हैं 4थे महीने में, जिसमें वो 2 यूनिट को हुए 4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं।
उसको रिवीजन के लिए कैसे करते थे, क्योंकि उन 4 महीनों में तो बहुत सारे यूनिट कंप्लीट हो गए होंगे, तो बहुत वो सारे रिवीजन complete। कैसे करते थे? बहुत सारे नए यूनिट्स भी शुरू होते थे तो नेचुरली पुराने यूनिट्स हम लोग पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो वही मैं वापस पूछ एक रहा। 2-3 महीने के बाद वापस वो नोटबुक निकालो, वो मतलब पहले वाले यूनिट की वापस पढ़ो। या फिर चाहिए तो स्पेशली जो मैं डायग्रामेटिक मेरे नोट्स बनाता था छोटे पॉइंट वाइज, वो वापस से एक बार ऐसे आंखों से मतलब गुजर जाते थे। तो हर 2-3 महीने में वापस पुराना वाला नोटबुक निकाल के मैं पढ़ता था। तो लगभग इन जितने महीने आपने प्रिपरेशन किया उसमें कितनी बार टोटल रिवीजन किया होगा, ऑन एन एवरेज पूछ रहा है, जैसे मान शायद लीजिए हर एक यूनिट का 3-4 बार तो, एक थोरो रिवीजन 3-4 बार पूरा, मतलब एकदम थोरोली 3-4 बार तो हुआ हर एक यूनिट का। ठीक है। और एग्जाम मतलब जिस दिन होने वाला था उससे एक दिन पहले क्या सारी चीजें नोट्स को रिवाइज किया था, क्योंकि वो देखना जरूरी होता है ना, चाहे आपने कितनी बार भी रिवीजन किया हो, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले या 2-4 दिन पहले पूरा का पूरा देखना तो जरूरी होता ही है। हाँ, उसके एग्जाम के एग्जैक्टली एक दिन पहले मैंने ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उसके पहले का जो एक हफ्ता था एग्जाम के पहले का, स्पेशली 2-4 दिन पहले एग्जाम के, तो वो मैंने सारे जो टेबल्स बनाए थे टेक्निक्स और मेथड्स वाले एप्लाइड बायोलॉजी की टेक्निक और उसके एप्लीकेशन, या फिर कुछ पाथवे है सिग्नलिंग के और डीबी के, तो उसके प्रोटीन्स कौन किसको एक्टिवेट करता है, तो वैसे वैसे टेबुलर या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में जो बनाया था वो एक बार मैं देख के गया था। ओके, ड्रग्स के नाम, इनहिबिटर्स के नाम। ठीक है। और जैसे कई लोगों का सवाल होता है कि हमसे एप्टीट्यूड नहीं बनता है, क्या मैं केवल बी और सी पार्ट करके निकाल सकता हूँ एग्जाम? तो आपने कैसे एप्टीट्यूड किया था या आपने क्या किया था? बी और सी पार्ट करके एग्जाम निकाल भी सकते हैं अच्छे रैंक से, बट मैंने एप्टीट्यूड किया था, मैं करता था एप्टीट्यूड। कितने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किए थे आपने? मैंने तो बस 5 किए थे, 5 फाइनल एग्जाम किए में थे। 5 किए थे। और बी में कितने किए थे, पार्ट बी में क्वेश्चन? 23 किए थे, 23 अटेम्प्ट किए और गलत कितने हुए? थे। 7 गलत हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। और सी में कितने किए थे? सी में 25 अटेम्प्ट किए थे, 24 करेक्ट आए, एक ही गलत हो ओ गया। भाई साहब, आप सोच सकते हैं कि 25 में केवल 1 गलत हुए, बी में शायद इनका थोड़ा सा चूक हुआ, और ए में 5 किया था, उसमें कितने गलत हुए? 2 गलत हो गए, 3 सही है। ओके, ठीक है। फिर भी आप सोच सकते हैं कि इनकी स्ट्रीम इतनी डिफरेंट होते हुए भी इनकी कंसिस्टेंसी ने 25 में केवल 1 गलती नोट डाउन करने वाली बात है। बी में चलिए मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो मेमोरी बेस्ड होता है, थोड़ा डायरेक्ट डू एंड डायरेक्ट होता है, तो इस वजह से गलती हो सकता है। ठीक है, चलिए। कभी ऐसा मन में आया कि एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं और संडे टेस्ट अच्छा नहीं गया हो, होता ही होगा कई बार ऐसा, तो मन में ऐसा ख्याल आया कि नहीं क्या मेरे से होगा या फिर मैं छोड़ दूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, कहाँ मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, कभी ऐसा आया मन में? अब छोड़ दो, हो पाएगा कि नहीं, या फिर अरे यार क्यों आया यहाँ पे, ऐसे तो कभी नहीं आया। बट मुझे अभी भी याद है कि जो मैं 15 अगस्त की बैच को आया था पिछले साल 2022 में, तो जो उसके बाद मेरा जो फर्स्ट संडे का टेस्ट हुआ था, तो उसमें मुझे अभी भी याद है कि मेरे परसेंटेज मतलब मार्क्स आए थे 39%, मतलब 78 मार्क्स आए थे। ओके, तो मैं ऐसे कम्प्लीटली सदमे में चला गया था ठीक क्योंकि है। सर क्लासरूम में पेपर्स बांटे तो मैं सुन रहा था भाई 78%, 80% मार्क्स, मतलब 160 मार्क्स, 150 मार्क्स। उस दौरान फिर अपने आप को कैसे हैंडल किया? तो सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम जाने देते, क्योंकि गैप था 2 साल का, सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा अलग था। तो सोचा कि चलो फिर मेरे नेक्स्ट संडे में कुछ 36% आए, फिर 41%, फिर धीरे 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 करते मेरा हर एक संडे के लिए टारगेट हुआ करता था कि मुझे कम से कम 5% ज्यादा लाने हैं पिछले संडे से। और कुछ भी करके यही मेंटालिटी के साथ प्रिपरेशन और संडे की टेस्ट देने की जैसे वो मेरी फाइनल टेस्ट है, तो उसी एक मेंटालिटी के साथ में जाता था। आप सुन सकते हैं कि हर किसी को असफलता कहीं ना कहीं मिलती है, तो संडे टेस्ट में इन्होंने नंबर कम पाए उनसे डर नहीं लगा इन्हें, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हो कि आप इतने अलग जगह से आ रहे हो, आपने कभी इतना डीप पढ़ाई नहीं किया, आपका इतना स्ट्रीम डिफरेंट हो सकता है, तो आपको ये सोचना नहीं, क्योंकि अगर आपने ठान लिया करना है मतलब करना है। ठीक है, कभी ऐसा आया मन में कि अब रोना आ रहा है, अब नहीं हो पा रहा है, या फिर अब बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करूं मैं, कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हुआ। तो ये बात थोड़ा आप टेंशन आता था, थोड़ा सा जैसे मैंने बोला थोड़ा इंफीरियर फील होता था, बट से रोना आया, गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन आया, कभी नहीं। ठीक है, चलिए। तो अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो भी आपने सफलता पाई है, तो सफलता से पहले और सफलता के बाद में क्या डिफरेंस है? जैसे बोला कि एक सेटिस्फैक्शन तो है ही कि मैंने किया, 8-9 महीने तैयारी की, एग्जाम क्रैक किया अच्छे रैंक के साथ, एक सेटिस्फैक्शन है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये है कि खुद के ही मन में खुद के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ गया है कि हम ये कर सकते हैं। जो नेशनल लेवल का एग्जाम, एक तो मैंने ज्यादा ऐसे एग्जाम दिए नहीं है, नीट वगैरह तो दिया था, बट लेकिन खुद हम लोग ये कर सकते हैं, ये फील करके थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट और मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि चलो हम भी कर सकते हैं, अगर इतने सारे बच्चे कर सकते थे, उनमें 53 नंबर पे हम भी खड़े हो सकते हैं। ओके, तो आप जरा एक बात और गौर करिएगा
कि ये हार नहीं मान रहे थे कहीं भी, जहां भी लग रहा था ये उस पर कंसिस्टेंसी बनाए रखे थे। लेकिन वो होता है ना चिन्मय कि कई बार हम ऐसा करते हैं कि मान के चलो कि एग्जाम तो दे दिया, लेकिन हमारे मन में रहता है कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा। तो ये सवाल आपके मन में था? हाँ, शुरुआत में था। ओके, शुरुआत शुरुआत पाएगा में था। क्या, इतना डिफिकल्ट लग रहा है। एक बार मेरे एमएससी के कुछ सीनियर्स ने मुझे नेट का पेपर उन्होंने दिया था, तो वो पेपर नहीं, मैं वो शुरुआत की बात नहीं, जब आपने पढ़ाई की और उसके बाद फिर ये वाला फाइनल एग्जाम दिया, उसमें आपको एग्जाम देने के बाद क्या फील हुआ था? ये एग्जाम देने के बाद हाँ, पार्ट भी तो बहुत डिफिकल्ट था, तो मुझे लगा यार हो पाएगा कि नहीं, अभी मेरा जेआरएफ क्रैक होगा कि नहीं, मेरे मार्क्स कट ऑफ के ऊपर जाएंगे कि नहीं। तो एग्जाम होने के बाद ही फाइनल वाला पार्ट बी के लिए, पार्ट बी की वजह से, लेकिन जब प्रोविजनल आंसर किया, मैंने आंसर टैली किए, तो लगा कि हो जाएगा। मतलब कि इनको भी कहीं ना कहीं शंका थी कि मेरा होगा या नहीं होगा। आप ये नोट डाउन करिएगा कि किसी को ये नहीं पता होता कि मेरा हो ही रहा है, राइट चिन्मय? क्योंकि एग्जाम के पहले तो हम लोग होप्स रख सकते हैं, कॉन्फिडेंस वो आ जाता है, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी तो कर ली होती कि एटलीस्ट चलो यार जेआरएफ तो हो जाए कम से कम, जिसके लिए आए हैं। लेकिन पार्ट मतलब जाने के बाद हर एक एस्पायरेंट कहीं ना कहीं बस ये मनाता है कि हो जाए वो कोई गारंटी नहीं देता है कि मेरा हो ही रहा है। इस बात को आप नहीं, नोट डाउन ये नहीं। करिएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट सवाल एक है कि आप ये सफलता है, ये सफलता के लिए जो आपको स्टूडेंट देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, या फिर जिनकी वजह से आपने ये सफलता पाया है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो जो मेरी तरह तैयारी कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप 6 महीने के लिए यहाँ पे आए हो, तो वो 6 महीने के दौरान आपको कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली मेंटेन करनी है। अगर बीच में ब्रेक भी लग गया तो आपका वो पूरा ड्यूरेशन आप मान लो कि आपका वेस्ट ही चला गया है, और वो आप वापस भी टाइम लेके नहीं आ सकते। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी यूनिट्स के लिए, स्पेशली लास्ट के 2 महीने। आप चाहे पहले 6 महीने में कितना भी पढ़ लो, इन लास्ट के 2 महीनों में आप कितना कंसिस्टेंटली, कितना फोकस्ड रहते हो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो चिन्मय बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना सफलता और संघर्ष और परिश्रम हमारे साथ शेयर किया। और डेफिनेटली कई एस्पायरेंट्स आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा अब उत्सुक होंगे कि अब हम भी कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। आईएफएस की पूरी परिवार आपको इस संघर्ष के दौरान और मेहनत के दौरान आपके साथ खड़ी है। आप कहीं भी ऐसा लगता है तो आप डेफिनेटली आईएफएस से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच चिन्मय कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों। जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में कॉमन लगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट के तौर पर, और अपनी बात भी आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके कुछ सवाल होंगे तो डेफिनेटली आप सवाल भी पूछ सकते हैं चिन्मय, या फिर हम आपको रिप्लाई जरूर दे देंगे। चलिए चिन्मय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।